हिटलर द मोस्ट क्रूअल रूलर ऑफ द वर्ल्ड। हम हिटलर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हिटलर राइज टू पावर पर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हिटलर सत्ता में आता है। सत्ता में आने के बाद वह किस तरह से लोकतंत्र को समाप्त करता है, संसद में आग लगवाता है और उसके बाद अपने एक एक विरोधियों को ठिकाने लगाता है। कम्युनिस्टों को सबसे पहले ठिकाने लगाता है, उसके बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंपों में भेजा जाता है, उसकी हत्या की जाती है। हज़ारों लोगों को, यहाँ तक कि वो अपने पार्टी के भी उन लोगों की हत्या करवा देता है जो हिटलर से सहमत नहीं होते हैं। 1933 ईस्वी के बाद जर्मनी जब हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है तो वह शासन सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है और किस तरह से हिटलर ने अपनी नीतियों को आगे बढ़ाता है। आपने ये भी पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने कई सेना के अलग अलग ग्रुप्स के टुकड़ियों का निर्माण करता है, जिसमें वो स्टॉर्म ट्रूपर्स, गैस्ट्रापो, स्पेशल प्रोटेक्शन स्क्वाड, एसएस और सिक्योरिटी सर्विस तरह के कई तरह के सेना का गठन करके अपनी शक्ति को मजबूत करता है। अब हम देखेंगे इसमें कि रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से वो करता है, यानी जर्मनी का पुनर्निर्माण कैसे होता है। साथ साथ आज के वीडियो में आप सेकेंड वर्ल्ड वार किस तरह शुरू हुआ इसके बारे में ही पूरी कहानी आप पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर SST पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आइए शुरू करते हैं। हिटलर सबसे पहले अपने आर्थिक सुधार के लिए एक अर्थशास्त्री हजमल सचेट को अपॉइंट करता है और ये जो हजमल सचेट होते हैं वो अपना फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट के सिद्धांत पर काम करते हुए जो राज्य सरकार के प्रोग्राम होता है उसको लागू करते हैं और यह काफ़ी सफल भी होता है। जो जर्मन सुपर हाईवेज होता है और वहाँ के फेमस कार वॉल्क्सवैगन था, उसका निर्माण भी इसी प्रोग्राम के तहत हुआ था। हिटलर की पॉलिसी बहुत अधिक सफल हो रही थी और इससे वो काफ़ी उत्साहित था। 1933 में हिटलर लीग ऑफ नेशंस से अपने आप को अलग कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि लीग ऑफ नेशन में जर्मनी को वह स्थान नहीं प्राप्त था और उसमें जो प्रमुख शक्तियां थी वह जर्मनी के खिलाफ थी। खैर जो भी हो, यह 1933 में लीग ऑफ नेशन से अपना पल्ला झाड़ लेता है और अब आक्रामक दृष्टिकोण अपनाते हुए राइनलैंड पर पुनः कब्जा कर लेता है। 1936 ईस्वी में राइनलैंड हम आपको बता चुके थे, जर्मनी का पहले कोयला से के संपदा से भरपूर, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इलाका था जिसे फ्रांस ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कब्जा कर लिया था। तो जब ये पावर में आता है तो सबसे पहला काम राइनलैंड के इस इलाके को जर्मनी में मिलाना होता है। इसके बाद जो ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी से लगा हुआ इलाका था, साम्राज्य था, ऑस्ट्रियन साम्राज्य के बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रिया में भी जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिटलर से प्रभावित थे, हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये ऑस्ट्रिया में पर भी कब्जा कर लेता है और ऑस्ट्रिया में एक कठपुतली सरकारें बिठा देता है। ऑस्ट्रिया पर जीतने के बाद, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में विलय करने के बाद 1938 ईस्वी में ये एक स्लोगन देता है, वन पीपल वन नेशन एंड वन लीडर, यानी एक व्यक्ति, एक राष्ट्र और एक नेता, यानी हर व्यक्ति एक ही व्यक्ति को नेता माने और राष्ट्र सबका एक ही है। ये कहकर के अपने राष्ट्रवादी विचारों को, देशभक्ति की भावनाओं को उभारने का काम शुरू किया। यहाँ से उसने आगे बढ़ना शुरू किया और फिर जो लगा हुआ इलाका था चेकोस्लोवाकिया और सुडेनलैंड, उस पर कब्जा किया
वहाँ से कब्जा करने के बाद ये हिटलर राइनलैंड पर कब्जा किया, ऑस्ट्रिया को विलय किया, चेकोस्लोवाकिया को जीता, सुडेनलैंड का एरिया उसको जब तक कब्जा किया तब तक ब्रिटेन जो था वो खामोश था, एक तरह से मौन समर्थन दे रहा था, क्योंकि ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इस कारण से वो चुप था। लेकिन जर्मनी का चांसलर, जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर तो कुछ और ही सोचे बैठा था। ये इसको लगातार सफलता मिल रही थी और जिससे ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था। देश में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच में जो अर्थशास्त्री सचेत थे, हेलमेट सचेत, वह हिटलर को सलाह देते हैं कि वो सेना पर ज़्यादा पैसा ना खर्च करे, बल्कि जो आर्थिक स्थितियां हैं उसको सुधारने पर काम करे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी भी बजट जर्मनी का जो था वो घाटे में चल रहा था। लेकिन हिटलर तो वह व्यक्ति नहीं था जो किसी के सलाह पर काम करना पसंद करता था। उसने सचेत को उसके पद से हटा देता है। हम यहाँ पर जो नक्शा दिया हुआ है इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसको समाप्त करने के लिए ये दूसरा रास्ता अपनाता है। हिटलर ने दूसरे राज्यों को जीत करके अपने आर्थिक समस्याओं को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहता है। इसी बीच 1939 को जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है और जर्मनी का पोलैंड पर हमला करना द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है। The 1st of September 1939, the Second World War begins with German air raids on Poland. Soon after, the German battleship Schleswig-Holstein fires at Fort Westerplatte near Gdansk. क्योंकि पोलैंड पर हमला के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के कान खड़े हो गए और इंग्लैंड और फ्रांस इस युद्ध में कूद पड़ा और इससे सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरू हो गई। सितंबर 1940 ईस्वी में हिटलर इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता करता है और ये ट्रीटी जो था उसने हिटलर को और ज़्यादा सशक्त बना दिया। पूरे विश्व में हिटलर का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। नाजी 1940 ईस्वी तक हिटलर लगातार जीतता जा रहा था। आइए एक बार हम जरा इस चित्र को देखें। ये 1942 तक हिटलर ने जर्मनी को कहाँ तक क्षेत्र को जीत कर दिया था। ये देखिए, यहाँ ये जो पीले रंग का है ये जर्मनी है और ये इसके बाद ये जर्मनी के बाद इधर का जो इलाका है, जर्मनी के एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ पोलैंड है। इसके नीचे यूगोस्लाविया है, इसको भी उसने जीता। ये जो देख रहे फ्रांस को पूरा जीत लिया, पूरा पोलैंड, यूक्रेन का पूरा क्षेत्र ये जीत चुका था 1942 तक। यूगोस्लाविया को जीत चुका था। इधर नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे जो देश थे इसके कब्जा में आ चुके थे। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं इस जर्मनी के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया भी शामिल है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया, ये पीले वाले क्षेत्र में ही ऑस्ट्रिया भी है। तो करीब करीब हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया ये सब चूँकि जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए ये बचे हुए थे। ये इटली जो हरे रंग से आप देख रहे हैं ये इटली के साथ उसने समझौता किया हुआ था इसलिए ये बचा हुआ था। ये स्वीडन जो पार्ट था ये न्यूट्रल कंट्री था, यानी न तो पक्ष में था न विपक्ष में था। यहाँ ये लाल रंग से जो देख रहे हैं ये जर्मनी को मदद कर रहे थे। आइए एक बार फिर हम अपने इस चैप्टर पर आएँ। हिटलर now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. He wanted to ensure food supplies and living space for Germany. हिटलर चाहता था कि वो पूरे यूरोप को जीत ले और उसी से वो फूड सप्लाई और रहने के लिए जगह की व्यवस्था करना चाहता था।
इसी बीच 1941 ईस्वी जून 1948 को हिटलर सोवियत रूस पर हमला कर देता है और सोवियत रूस पर उसका ये हमला एक ऐतिहासिक भूल साबित होती है। उस समय सोवियत संघ में भी उसी की तरह डिक्टेटर स्टालिन सत्ता में थे, जो काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। सोवियत संघ की सेना, रेड आर्मी, इनको काफ़ी बड़ा टक्कर दिया। यहाँ तक कि शुरू में तो मॉस्को तक ये जीत लिए थे, लेकिन सोवियत संघ पर आक्रमण इसलिए भी इसके लिए बहुत महंगा पड़ रहा था क्योंकि ये पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से के फ्रंट अब खुल गए थे। एक तरफ फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहा था, दूसरी तरफ जर्मनी, सोवियत संघ के साथ जर्मनी का युद्ध शुरू हो गया था। दोनों मोर्चों पर इसको करारी हार मिलने लगी थी। ये 1942 ईस्वी के बाद की बात है। सोवियत आर्मी ने इसको, जर्मनी को करारी टक्कर दिया और जीतते हुए बर्लिन तक पहुंच गए। जो ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पर भी जर्मनी को बहुत बड़ा झटका लग रहा था। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी अमेरिका लास्ट मोमेंट पर शामिल हुआ था 1917 में, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी उस शामिल होने की उसकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि युद्ध में शामिल होने के बाद उसको फिर से आर्थिक झटके झेलने पड़ेंगे, आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए वह इससे दूरी बनाए हुए था। लेकिन बहुत समय तक वह इस विश्व युद्ध से अलग नहीं रह पाया। आपको अभी हमने कुछ समय पहले बताया था कि किस तरह से जापान, इटली और जर्मनी ने एक संधि की थी, एक ट्रीटी किया था। एक्सिस पावर का पार्ट था जापान इंडो चाइना क्षेत्र में लगातार जीत रहा था और उसके जो नेवल बेस थे पैसिफिक ओशन में अमेरिका के, वहाँ पर भी वह हमला करने की योजना बना रहा था। जब जापान हिटलर के सपोर्ट से अमेरिका के प्रशांत महासागर में जो पर्ल हार्बर का इलाका था वहाँ पर उसके पर्ल हार्बर पर हमला करता है, यूएसए भी खुद को रोक नहीं पाया और वह उसको इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। और अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होना इस सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए निर्णायक साबित हुआ और जापान और जर्मनी के लिए यह बहुत ही महंगा पड़ा। अमेरिका ने मई 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया, जिससे दोनों शहर पूरी तरह समाप्त हो गए। उधर जर्मनी भी मई 1945 तक बुरी तरह हार चुका था। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट हिटलर ने किया, आर्थिक मजबूती प्रदान की और उसके बाद अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण वह यूरोप के एक एक देश, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सभी देशों को जीतते हुए पोलैंड पर आक्रमण किया और वहाँ से जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो जाकर के ये जर्मनी की हार जो मई 1945 में हुआ वहीं पर जाकर के समाप्त हुआ, जहाँ जो एक्सिस पावर थे इटली, जर्मनी और जापान, उनकी हार हुई। हालांकि इटली सबसे पहले हार चुका था। इटली के जो शासक थे मुसोलिनी, उसको उनके देश के ही लोगों ने दौड़ा करके मारा और बीच में टांग दिया था। इस पूरे चैप्टर में इटली के मुसोलिनी की चर्चा नहीं है, लेकिन इटली का मुसोलिनी जो फांसीवादी विचारधारा का जनक था वो भी इसका एक पार्ट था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि हेलमुट के फादर ने क्यों आत्महत्या की और किस तरह से नाजी जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेवार थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। अगले टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे नाजी के बारे में पूरे दुनिया में क्या सोच था
इस टॉपिक को हम देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही आप हमारे चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।